आज हम पढ़ेंगे गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। लाप्लास के अनुसार वायु या गैस में ध्वनि की चाल लाप्लास के अनुसार गैस में ध्वनि की चाल इस सूत्र से दिया जाता है V इक्वल टू रूट गामा P अपॉन D, जहां पर गामा गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है तथा P गैस का प्रारंभिक दाब। यदि वायु के 1 मोल का दाब मान लें P, आयतन V, परम ताप T है, वायु के 1 मोल को लेते हैं। यदि वायु के 1 मोल का दाब बराबर P, आयतन को लेते हैं V, परम ताप T, तब आदर्श गैस समीकरण जो है, गैस समीकरण PV इक्वल टू RT, इस समीकरण से, जहां पर कि R गैस नियतांक है, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यह समीकरण, इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 ले लिया गया। इस समीकरण में PV इक्वल टू RT, परंतु V अर्थात आयतन का मान ये हो जाएगा V इक्वल टू M अपॉन D। तब इस सूत्र में क्या आ जाएगा मान, P इंटू M अपॉन D इक्वल टू RT, या P अपॉन D इक्वल टू RT अपॉन M। P M अपॉन D इक्वल टू RT या P अपॉन D इक्वल टू RT अपॉन M। इस मान को समीकरण 1 में यदि हम रखते हैं तब हमको प्राप्त होता है समीकरण 1 में P अपॉन D का मान रखने पर ये P अपॉन D का मान, ये जो है P अपॉन D का मान RT अपॉन M आया है, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमको प्राप्त होता है V इक्वल टू रूट गामा RT अपॉन M। V इक्वल टू आया रूट गामा RT अपॉन M। हम पढ़ रहे हैं गैसों में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें लाप्लास का सूत्र, लाप्लास ने जो सूत्र बताया था गैस में ध्वनि की चाल के लिए, व्यंजक सूत्र जो V इक्वल टू रूट गामा P अपॉन D, इस सूत्र में हम उपयोग करते हैं इस सूत्र का। यदि वायु के 1 मोल का दाब मान लिया जाता है, P है, आयतन है V, परम ताप है T, तब गैस समीकरण से PV इक्वल टू RT, इस समीकरण में फिर V बराबर रख लिया गया M अपॉन D, तब P इंटू M अपॉन D इक्वल टू P इंटू M अपॉन D इक्वल टू RT, या P अपॉन D इक्वल टू RT अपॉन M। इस मान को P अपॉन D का मान जो है उसको समीकरण नंबर 1 में रखें तो V बराबर प्राप्त हुआ रूट गामा RT अपॉन M। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमको जो समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर क्या है समीकरण नंबर 3? समीकरण नंबर 3 जो है ध्वनि की चाल V बराबर रूट गामा RT अपॉन
एम, इसकी सहायता से ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या की जा सकती है। इस समीकरण में हम देखते हैं जो पद हैं वे पद कौन कौन से पद हैं यहाँ पर, तो एक गामा है, आर है, टी है, एम। ये इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे दाब का प्रभाव। तो हमको जो समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ था वह समीकरण था V इक्वल टू रूट गामा आर टी अपॉन एम, रूट गामा आर टी अपॉन एम। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं दाब का प्रभाव। समीकरण 3 में गामा आर और एम नियत राशि है। यहां पे गामा आर और एम जो है वह नियत राशि है। एक राशि जो बच गई वह है ताप। यदि ताप भी नियत है, यदि ताप का मान नियत है, तब ध्वनि की चाल नियत रहती है। अर्थात इस समीकरण से निष्कर्ष निकल रहा है कि ताप नियत होने पर दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यहां पे ये आ रहा है निष्कर्ष कि ताप नियत होने पर दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा देखते हैं ताप का प्रभाव। अब यदि ताप नियत नहीं है, जैसा कि अभी बताया गया कि ताप नियत है तो दाब परिवर्तन का, ताप नियत होने पर दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, अर्थात ताप यदि नियत नहीं है तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि V का मान अनुक्रमानुपाती, अर्थात ऐसा ये ध्वनि की चाल माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ध्वनि की चाल माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप अधिक होगा, चाल अधिक होगी। देखते हैं इसका कैसे। यदि परम ताप T1 पर, माना परम ताप T1 पर चाल है V1 और T2 पर चाल है V2, तब इस सूत्र के अनुसार V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा रूट T1 बटे T2। क्या बताया गया, यदि परम ताप T1 पर चाल V1 है, ताप T2 पर चाल V2 है, तब V1 अपॉन V2 इक्वल टू रूट T1 अपॉन T2। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 4। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात 0 अंश सेल्सियस पर ध्वनि की चाल V0 है माना, तथा T डिग्री सेल्सियस पर V है, तब समीकरण 4 से, जैसे यहां पर बताया गया था
T1 पर V1 और T2 पर V2 है, तब V1/V2 इक्वल टू √T1/T2। तो वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 और T डिग्री सेल्सियस पर V है, तब समीकरण 4 के जैसे ही क्या हो जाएगा, V0/V इक्वल टू √0 + 273 V0/V इक्वल टू √0 + 273 + T। क्या आया मान कि V0/V बराबर वर्गमूल 0-273/273 T, या इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो V/V0 इक्वल टू आ जाएगा √273 बटे 273, या V/V0 बराबर 1 + T/273 रूट के साथ में 1 + T/273, अर्थात V/V0 बराबर वर्गमूल 1 T/273, या V/V0 इक्वल टू 1 + T/273, इसकी घात ले लेते हैं 1/2। द्विपद प्रमेय से यदि सॉल्व करते हैं इसको, तब इसका मान आ जाता है, द्विपद प्रमेय से V इक्वल टू V0 1 + T/2 × 273, V इक्वल टू V0 × 1 + T/2 × 273। यह लगभग मान कहाँ से आया, तो यह मान लगभग प्राप्त हुआ द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय के उपयोग से, या V इक्वल टू V0 + V0 × T/2 × 273 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 546, यानी 546। परंतु V0 का मान बराबर 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए इस मान को यहां पर रख लेते हैं। क्या आ जाएगा, V इक्वल टू V0 + 332 × T/546। V का मान प्राप्त हुआ, V इक्वल टू V0 + 332, यानी 332 गुना T/546, या V बराबर हो जाएगा V0 प्लस, ये डिवाइड कर लेने पर जो प्राप्त होता है मान वो आ जाता है 0.61 × T मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर हम देख रहे हैं V इक्वल टू V0 + 0.61 × T मीटर प्रति सेकेंड। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रति अंश सेल्सियस ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसा कहें कि 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। यह है ताप का प्रभाव। इसी प्रकार अणु भार का प्रभाव, जैसा कि इस सूत्र में, ये सूत्र जो है इस सूत्र में m अणु भार है, तो इसका क्या प्रभाव है, तो यहां पर देख रहे हैं V इक्वल टू
रूट गामा आर टी अपॉन एम, अर्थात ध्वनि की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ये देखो व्युत्क्रमानुपाती है, तो अणु भार का प्रभाव यह कहा जा सकता है कि ध्वनि की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव लाप्लास का सूत्र है गामा पी। लाप्लास ने जो सूत्र बताया था ध्वनि की चाल के लिए, उस सूत्र में v इक्वल टू गामा पी इंटू गामा पी अपॉन डी, क्या v इक्वल टू रूट गामा पी अपॉन डी, उस सूत्र से देखें तो घनत्व जो है वह गैस की चाल ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा सूत्र से? इस सूत्र को देखें तो v इक्वल टू रूट गामा p अपॉन डी, ये सूत्र जो था। इस सूत्र में देखें तो इस सूत्र में क्या है, यह घनत्व है, तो ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अणु भार का प्रभाव देखा जाए तो ध्वनि की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो समान ताप और दाब पर आर्द्र वायु का घनत्व, समान ताप और दाब है अगर, उस स्थिति में आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः इस सूत्र से, सूत्र v का मान अनुक्रमानुपाती 1/√d, उस सूत्र से आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता का प्रभाव यह है कि d, समान ताप और दाब पर आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। समान ताप और दाब पर आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए इस सूत्र के अनुसार ध्वनि की चाल, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। इससे संबंधित एक सामान्य प्राकृतिक घटना के कारण को भी हम जान सकते हैं। जैसे बरसात के दिनों में वायु में आर्द्रता होती है, जिससे माध्यम के घनत्व में कमी आ जाती है। आर्द्र वायु का घनत्व जो है वो कम होता है, तो घनत्व में कमी आ जाती है और ध्वनि का उस माध्यम में वेग बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों में दूर की ध्वनि हमको स्पष्ट सुनाई देती है। वायु के वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु के वेग का प्रभाव, वायु प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जिस दिशा में वायु का प्रवाह है उसी दिशा में अगर ध्वनि का प्रवाह भी है, अर्थात वायु प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गैसों में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारकों में लाप्लास का जो सूत्र था v इक्वल टू रूट गामा पी अपॉन डी, इस सूत्र के अनुसार यह व्यंजक प्राप्त हुआ था। इन दोनों सूत्रों से हम गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा कारण जान सकते हैं। जैसे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है इस सूत्र के अनुसार देखें तो इस सूत्र के अनुसार गामा आर और एम, यहाँ पर गामा आर और एम नियत है, नियत राशि है, अतः ताप नियत रहने पर ध्वनि की चाल नियत रहती है। इस प्रकार ताप नियत होने पर दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात दाब का क्या प्रभाव है? दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि ताप नियत है तो। ताप का क्या प्रभाव है? तो ताप का प्रभाव इस सूत्र से देखते हैं तो v का मान अनुक्रमानुपाती रूट t के, अर्थात ध्वनि की चाल माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। हम मान लेते हैं यदि परम ताप T1 पर चाल V1 है, परम ताप T2 पर चाल V2 है, तब सूत्र हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू रूट वर्गमूल
T1/T2, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। इसके पूर्व का समीकरण नंबर 3 आया था जो ये वाला था। अब यदि शून्य अंश पर ध्वनि की चाल V0 और T डिग्री सेल्सियस पर चाल V है, तब समीकरण 4 के अनुसार V0/V इक्वल टू रूट 0 + 273/273 प्लस T, या V/V0 इक्वल टू रूट, ये चेंज हो गया, उल्टा कर दिए, तो V/V0 इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 273 273, या V/V0 बराबर वर्गमूल 1/T/273, या V/V0 बराबर 1/T/273 की घात 1/2। इसको द्विपद प्रमेय से और हल कर लेते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वह आता है, इसको तो यहाँ इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा ब्रैकेट में जो है 1 + T/2 × 273, और ये मल्टीप्लाई साइड में हो जाएगा, तो V = V0 इंटू 1 + T/273, या V = V0 प्लस V0 इंटू T/273 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है 546। परंतु अब लेते हैं यहां पर, परंतु V0 बराबर 332 मीटर प्रति सेकेंड, तब समीकरण इसमें मान रखते हैं, यहां पर भान रखेंगे, तो V = V0 प्लस 332/546 इंटू T। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है V बराबर V0 प्लस 0.61 इंटू T मीटर प्रति सेकेंड। इससे क्या निकलता है कि प्रति अंश सेल्सियस ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसा कहें 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। अणु भार का प्रभाव क्या पड़ता है, तो अणु भार का प्रभाव जो है गैस की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु भार का प्रभाव क्या है कि ध्वनि की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अणु भार है, इसका वर्गमूल अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये अणु भार का प्रभाव है कि ध्वनि की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व का प्रभाव इस सूत्र से देखेंगे, V = √γ/P/d से, इस सूत्र से, तो ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर्द्रता का प्रभाव समान ताप और दाब पर आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए इस सूत्र के अनुसार आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो इस प्रकार से गैसों में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम देखिए। तो चाल को जो प्रभावित करने वाले जिन कारकों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, वे कारक या उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता था उसको पढ़े। तो वे पहले पढ़े थे दाब का प्रभाव, और इसमें बताया गया था कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता ताप नियत होने पर। दूसरा था ताप का
प्रभाव। तो इसके लिए इस सूत्र से ध्वनि की चाल माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। आता है, अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। अणुभार, अणुभार का प्रभाव, अणुभार के प्रभाव के लिए इस सूत्र में V का मान अनुक्रमानुपाती, ये यदि विभिन्न गैसों के लिए गामा और टी का मान नियत है, इनका मान नियत है, तब V का मान 1/√m, अर्थात ध्वनि की चाल गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला गया कि ध्वनि की चाल, अगर ध्वनि जो है गैस में संचरित हो रही है तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है घनत्व का प्रभाव। घनत्व के प्रभाव के लिए यह सूत्र देखेंगे। इस सूत्र से बताया गया 1/√d के अनुक्रमानुपाती, या ऐसा कहें कि ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के, ध्वनि की चाल भी गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर्द्रता, आर्द्रता में समान ताप और दाब पर आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में दूर की ध्वनि हमको स्पष्ट सुनाई देती है, क्योंकि चाल वहां पर अधिक होती है। आर्द्रता के बाद है वायु के वेग का प्रभाव। वायु का वेग, जिस दिशा में वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो ये प्रभाव है किस पर? गैस में ध्वनि की चाल पर, कि दाब का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता यदि ताप नियत है तो। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अणुभार जो है वो ध्वनि की चाल जो है उसके, ध्वनि की चाल गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की चाल अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। घनत्व का प्रभाव, ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। दो जगह पर व्युत्क्रमानुपाती स्थिति आ रही है। ये ध्वनि की चाल यहाँ पर, ध्वनि की चाल अणुभार की व्युत्क्रमानुपाती और ध्वनि की चाल घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती। उसके अलावा आर्द्रता और वेग का प्रभाव पड़ता है। तो ये था गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि दाब का प्रभाव। यदि इस सूत्र में देखते हैं ये राशियां नियत हैं, गामा, आर, एम और टी, तब दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने से बढ़ जाता है, क्योंकि सीधे वर्गमूल अनुक्रमानुपाती रूप में है, परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। और चाल जो है वो अणुभार चाल जो है, अर्थात गैस की चाल अणुभार के, गैस की चाल अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। और गैस की चाल, ध्वनि की चाल, यहाँ पर चाल जो है वो ध्वनि का है, यहाँ पर भी ध्वनि का चाल, यहाँ पर भी ध्वनि का चाल, यहाँ पर भी ध्वनि का चाल अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर ध्वनि की चाल घनत्व के
वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती और आर्द्रता का, ये सब कारक हैं। तो गैसों में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो अलग अलग स्थितियों में प्रभावित करते हैं। इन स्थितियों में जो है ताप नियत होने पर दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर, ताप नियत होने पर दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ता है अर्थात नियत नहीं है बल्कि परिवर्तित हो रहा है, ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। ध्वनि की चाल गैस के अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वायु में ध्वनि की चाल, आर्द्रता का प्रभाव जो है, तो आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है वो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। आर्द्र वायु में वेग वायु प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं अगली टॉपिक आ जाएगी प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग और उसका विस्थापन समीकरण। क्या होता है प्रगामी तरंग? जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है, अर्थात किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला विक्षोभ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है, तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है, अर्थात यह अनुप्रस्थ तरंग भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी हो सकती है। प्रगामी तरंग क्या है? प्रगामी तरंग जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होती है उस माध्यम के, तो उस माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है, अर्थात प्रगामी तरंगों के द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है। इनमें माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन गति करता है और ये तरंगें निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ती हैं। इनमें किसी भी क्षण माध्यम के विभिन्न कणों की कला भिन्न भिन्न होती है। दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है प्रगामी तरंगों में। इसी तरीके से दो क्रमागत संविटन या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर होती है। जैसे मान लो प्रगामी तरंग यहाँ पर चित्र में एक प्रगामी तरंग का चित्र दिखाया गया है। मान लो प्रगामी तरंग किसी माध्यम में एक्स अक्ष की
धनात्मक दिशा में गमन कर रही है। इसका स्रोत कहाँ है? यह है मूल बिंदु, अर्थात ये तरंग यहाँ से गई, इस रूप में ये आगे बढ़ते हुए ऐसे कंपन करते हुए आगे बढ़ रही है। ये विक्षोभ। मान लो प्रगामी तरंग किसी माध्यम में x अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रही है। तरंग का स्रोत मूल बिंदु O पर है। तब किसी क्षण t पर मूल बिंदु O पर स्थित कण का विस्थापन, अर्थात किसी समय पर, ये जो मूल बिंदु O पर है, मूल बिंदु O पर, क्या? मूल बिंदु O पर स्थित कण का विस्थापन, तो उस कण का विस्थापन y इक्वल टू, समीकरण है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये जहां पर a आयाम है और ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति। मूल बिंदु O पर किसी क्षण t पर मूल बिंदु O पर, यहां पर स्थित कण का जो विस्थापन है, उस विस्थापन का समीकरण दिया गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर a जो है उसका आयाम है, यानी ये वाला विस्थापन, अधिकतम विस्थापन साम्य स्थिति से हुआ। मान लो, और ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति। मान लो मूल बिंदु O से x दूरी पर एक कण P है, यहां से x दूरी पर ये कण, यहां पर कण P है। समय t पर इस बिंदु पर कंपनों की कला, मान लो समय t पर इस बिंदु पर, बिंदु P पर कंपनों की कला बिंदु O पर कंपनों की कला से फाई कोण पीछे है, यह मानते हैं। यहां पर कंपनों की कला फाई कोण पीछे है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए कि यहां पर जो कंपन हो रहा है वो पहले होगा, जब तरंग यहां पर, विक्षोभ यहां पर जब पहुंचेगा तब यहां पर कंपन होगा। तो इसीलिए बिंदु P पर, इस बिंदु पर, समय t पर इस बिंदु पर कंपनों की कला बिंदु O पर जो कंपन है उस कंपन की कला से फाई कोण पीछे है। तब बिंदु P पर विस्थापन का समीकरण, बिंदु P पर, यहां पे बिंदु O पर बिंदु P पर विस्थापन को इस प्रकार से लिखेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई, समीकरण नंबर 2। यदि प्रति एकांक दूरी पर कला में परिवर्तन, यदि प्रति एकांक दूरी पर कला में परिवर्तन को कैसे दर्शाते हैं, तब फाई इक्वल टू के एक्स, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या ये क्या है? के कला में परिवर्तन प्रति एकांक दूरी पर, तब फाई इक्वल टू के एक्स को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो y इक्वल टू प्राप्त होता है हमको a साइन ओमेगा टी माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी यदि रखते हैं, तब आ जाता है समीकरण y इक्वल टू a साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के इंटू एक्स। क्या? y इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। यदि तरंग का तरंग दैर्ध्य लेम्डा है तो लेम्डा दूरी पर कला परिवर्तन 2 पाई होगा। क्या बोला गया? तरंग दैर्ध्य, यानी ये इसकी तरंग दैर्ध्य कितना है यदि हम मानते हैं लेम्डा यहां तक के, तब कला में परिवर्तन कितना हो जाएगा पूरा? ये लेम्डा दूरी पर कला परिवर्तन 2 पाई होगा, अर्थात लेम्डा दूरी पर स्थित कण समान कला में होंगे। ऐसी स्थिति में
के बराबर, इसलिए के बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेम्डा। इस मान को इस समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं तो प्राप्त होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लिम्डा। क्या प्राप्त हुआ हमको मान रखने पर? y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लिम्डा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 2 पाई को बाहर ले लेते हैं तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, ये बाहर आ गया, यहाँ आ गया t अपॉन कैपिटल टी माइनस x अपॉन लिम्डा। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई t अपॉन टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस x अपॉन लिम्डा। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 5। यह है समीकरण नंबर 5। किंतु v इक्वल टू होता है लेम्डा अपॉन टी। v इक्वल टू लेम्डा अपॉन टी, यह क्या है? चाल का सूत्र, जिसे चाल बराबर दूरी बटे समय, वही है v इक्वल टू लेम्डा अपॉन टी या 1 अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लेम्डा। इस मान को इस समीकरण नंबर 5 में रख दें तो इस मान को समीकरण नंबर 5 में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई 1 अपॉन टी की जगह v अपॉन लेम्डा आती है, जाएगा v इंटू टी अपॉन लेम्डा माइनस x अपॉन लेम्डा या a साइन 2 पाई अपॉन लेम्डा, ये हो जाएगा vt माइनस x। समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 क्या आया? y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेम्डा vt माइनस x। समीकरण नंबर 6। आगे हम यहां पर देख लेते हैं समीकरण 5 से। तो क्या y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी vt माइनस x। कैसे किए? ये y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, यहां से t को बाहर ले लिए यहां पर तो अपॉन t आ गया। फिर y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, vt नहीं आएगा इधर, ये t बाहर जाएगा वहां पर 2 पाई अपन टी, यहां बच जाएगा केवल t। और यहां पर t ले लेंगे माइनस टी एक्स अपॉन लेम्डा। तो क्या आएगा? y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस टी अपॉन लेम्डा इंटू एक्स, या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ये टी अपॉन लेम्डा, लेम्डा अपॉन टी इक्वल टू वी हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी। तो समीकरण नंबर इसको 6 दिए थे तो यहाँ पर समीकरण नंबर 7 कर लेंगे। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। यह है प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण का अलग अलग रूप। इसमें समीकरण नंबर 3, उसके बाद समीकरण नंबर 5,
समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर ये 7, ये अलग अलग रूप है। यदि प्रगामी तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गमन करता है तो x के स्थान पर ऋण x लिखेंगे और वह ऋणात्मक दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।